नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अफस्पा के विरोध में इरोम शर्मिला के अनशन के 5 नवंबर को 14 साल पूरे हो गए। शर्मिला के समर्थन में बुधवार को इम्फाल के लोगों ने लामयांबा शांगलेन के पैलेस गेट के पास धरना प्रदर्शन किया। आयरन लेडी इरोम शर्मिला 5 नवंबर साल 2000 से आमरण अनशन पर है। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल से कुछ ही किलोमीटर दूर एक बस अड्डे पर असम राइफल्स ने 10 लोगों की दंगा फैलाने के आरोप में हत्या कर दी थी, जिसके बाद इरोम शर्मिला ने सरकार से अफस्पा को हटाने की मांग शुरू की थी। एशियन सॉलिडेरिटी और मणिपुर पीपल स्ट्रगल संस्थान ने धरने का आयोजन करवाया था, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नेता और छात्र सहित कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान सेव शर्मिला सॉलिडेरिटी कैंपेन के सदस्य रवि नितेश ने कहा कि शर्मिला मणिपुर के अधिकारों के लिए लड़ रही है, लेकिन सरकार का उनके प्रति जो रवैया है वो काफ़ी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर शर्मिला के प्रयासों से अफस्पा को खत्म कर दिया जाता है तो ये न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूरे देश की जीत होगी। Sharmila hunger strike has entered today in 15th year of her fast, and we see it as a setback of government of India, and we see it is very unfortunate, but we also see that we are a part of this moment, and the history is being created here when Irom Sharmila has registered her non-violent protest of these 15 years, and it is one of the rarest thing that the world is registering today. And obviously it is for the very reason of the humanity, peace and non-violence, and on the other side government of India is on setback because it is against the non-violence, peace and human rights with the very objective of constitution. Today we are sitting dharna because Sharmila was fasting 14 years completed, and today is the first day of entering 15 years, and Manipur is destroyed by ASPA, and there are so fake encounters, tortures, enforced disappearance, massacres and everything, and also there are so many issues happen like the killing and raping and the killing of Manorama and Sanjit and Ravina also were killed in the crowded area of Kharman Bazaar. This is all under the ASPA, and then so ASPA is a Draconian law, and also we the Manipuri people name this ASPA as black law, and this law is very very dangerous to the people of the Manipur as well as in this world's people. देश की राजधानी दिल्ली में भी इरोम शर्मिला के समर्थन में गुरुवार को जंतर मंतर पर सेव शर्मिला सॉलिडेरिटी कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र, बुजुर्ग, सोशल एक्टिविस्ट सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया। आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांग की है कि देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू शीत सत्र के दौरान संसद में अफस्पा को खत्म करने का मुद्दा उठाएं। वहीं धरना दे रहे छात्र पीटर ने भी अफस्पा को खत्म करने की मांग दोहराते हुए कहा कि अफस्पा ने मणिपुर में फर्जी इनकाउंटर्स को बढ़ावा और उग्रवाद को जन्म दिया है। पीटर ने आर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सैनिक अपने प्रमोशन के लिए फर्जी इनकाउंटर करते हैं। जहां एक तरफ लोग अफस्पा के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए, वहीं कुछ लोगों ने आयरन लेडी इरोम शर्मिला को समर्पण को भी सराहा। इरोम शर्मिला की जो लड़ाई है वो बिल्कुल एक जस्टिफाइड लड़ाई है। बेसिक क्या है कि जो वहाँ उग्रवाद है, जिसे हम उग्रवाद कह रहे हैं, बेसिक क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी है। वहाँ पर कोई उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं है, केवल सरकारी नौकरियाँ हैं, और सरकारी नौकरियाँ बहुत तगड़ी रिश्वत देने के बाद मिलती हैं। गवर्नमेंट जो यहाँ से पैसा जाता है उस सारे पैसे का मिसयूज होता है। जो चीज़ यहाँ से 5,000 रुपये की वहाँ का जो मतलब नॉर्थ इंडियन दुकानदार परचेज करता है वो सरकार को 50,000 की बेचता है। वो वहाँ के मिनिस्टर्स और जो बिजनेसमैन है जो बेसिक रूप से नॉर्थ इंडियन है, जो मारवाड़ी हैं, वो उस पैसे को मिल बांट के खा लेते हैं। और जो 5,000 की चीज़ है 50,000 रुपये में एक वहाँ के नागरिक को दी जाती है, जिसको कहा जाता है 50% सब्सिडी है। तो 5,000 की चीज़ उसको 25,000 की मिली, उसे 25,000 रुपये लोन हो जाता है। वो बेचारा कभी उतार नहीं सकता। इंडस्ट्री का वहाँ कोई स्कोप नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह की वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। कोई प्राइवेट बिजनेस भी वहाँ मणिपुरी नहीं करते। बेचारी लेडीज जो हैं वो वहाँ खुद मेहनत करती हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं। मुझे कभी कोई किसी आदमी से मणिपुरी से कभी तकलीफ नहीं हुई वहाँ पर। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पे मिलिटेंसी का प्रॉब्लम है, पहले तो मैंने
सोशल एक्सक्लूजन का जो हाशियापन का बात बताया। दूसरा चीज़ है वहाँ पे आर्मीज मतलब सिविलियन को जानबूझ के भी मारते हैं जस्ट ऑफ दिस रैंक के लिए जानबूझ के आर्मी मारते हैं, और ये भी फैक्ट है, मिला भी है इसका सबूत भी। आर्मी जस्ट किल सिविलियन फॉर दिस ओनली दिस। इरोम शर्मिला जी की जो लड़ाई है पूरी तरह से नॉन वायलेंट है और गांधीयन लड़ाई है, और वो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट में जो लड़ रही हैं कि मणिपुर से इस कानून को हटाया जाए, उसके समर्थन के लिए हम लोग आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और चूंकि आज 14 साल हो चुके हैं, 15वां साल में प्रवेश कर गई हैं, तो उस हर साल हम लोग जो है 6 नवंबर को फास्ट रखते हैं उनके लिए, उनके समर्थन में। और आपका अभी डिमांड क्या है सेंटर से इस विषय को लेकर? हम चाहते हैं कि सरकार जो है इरोम शर्मिला के मुद्दे पे विचार करे और पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन हो कि मणिपुर से जो एफ्सा कानून है उसको कैसे हटाया जाए। और खास करके जो हमारे मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, जो कि खुद नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो इस कानून को हटाने के बारे में, मणिपुर से इस कानून को हटाने के बारे में इस जो भी सेशन आने वाला है, कमिंग सेशन है, उसमें इस पर चर्चा करें। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित बैंक्वेट हॉल में बुधवार को आईएएस अधिकारियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश में उभरती चुनौतियों पर चर्चा की गई। वर्कशॉप में मुख्यमंत्री नाबम तुकी मौजूद रहे। आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए तुकी ने कहा कि प्रदेश में लोगों का विकास हो, उस पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि योजनाओं को पूरा करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों के कंधों पर निर्भर रहता है, इसलिए सिविल अधिकारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वो वक्त पर एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट सौंपे, ताकि प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की वस्तुस्थिति का पता चल सके। वहीं मुख्य सचिव रमेश नेगी ने भी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संपर्क और आपसी समन्वय से ही सरकार और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नौकरशाह सरकार के एजेंडे को जनता के सामने रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान वर्कशॉप में राज्य के गृह मंत्री तांगा बयालिन, प्रमुख सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। The basic aims of civil services is to provide a dynamic, efficient and accountable administration for public service delivery, built on the ethos and values of integrity, impartiality and neutrality. The most priority of the government, our priority social sector schemes like health and education to be taken care on regular basis in order to maintain proper treatment and also to maintain the quality of education in all levels. The sharpest tools of bureaucracy, which are the all India services, they should have interaction among themselves and a consensus on approach how we are doing. It's not that things are not happening. In a democratic setup, the bureaucracy has a role to implement the agenda of the political leadership, which has been reflected through their electoral mandate. And that is very clear in the Constitution. And that is our agenda. But how to make it more effective? The people's agenda, which has been thrown up with the electoral system, and that is to be implemented by the bureaucracy. And in that interaction, coordination among, as I said, the sharpest tools of governance, all India services is very vital. अमेरिकी वाणिज्य दूत हेलेन लाफेल ने मंगलवार से गुरुवार तक अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। हेलेन लाफेल ने अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती की बात करते हुए कहा कि वो यहां आकर बेहद ही खुश हैं। हेलेन लाफेल ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वो दोईमुख की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी गई, जहां उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों सहित तमाम शिक्षकों से बातचीत की। हेलेन लाफेल ने कहा
कि भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाना चाहिए और स्कॉलर्स का आदान प्रदान भी करना चाहिए ताकि आपसी रिश्तों में सुधार हो सके। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के साथ साथ अमेरिकी वाणिज्य हेलेन लाफेल ने जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम का दौरा भी किया। अपने दौरे के दौरान हेलेन लाफेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी और लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्भय शर्मा से भी मुलाकात की थी। I want to introduce myself. My name is Helen Lefebvre. I'm the United States Consul General based in Calcutta. I cover eastern and northeastern India. What that means is that I have 11 states that I cover the consular district for. I start at Bihar and Jharkhand and cover everything eastward. I'm based in Calcutta. We've had a U.S. consulate in Calcutta, U.S. consul in Calcutta, for 222 years. It's one of our oldest diplomatic relationships in the world between the United States and India, and I am honored to be the latest U.S. Consul General. Of the 11 states that I cover, this is the 11th one I've visited. I've been trying to get out to at least have a short visit, if at all possible, with all the states, and I was very happy this week to get an opportunity to come to Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में बुधवार को सोशल एक्टिविस्ट रूतम कामगो की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑर्गेनाइजर मैगजीन के चीफ एडिटर प्रफुल्ल केतकर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीति पर चर्चा की। प्रफुल्ल केतकर ने कहा कि चीन की नीति भारत के लिए शुरू से ही अनुकूल नहीं रही, जबकि भारत ने चीन के प्रति हमेशा नरम रुख अपनाया है। केतकर ने भारत की 2 गंभीर गलतियों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत ने सबसे पहले 1955 में सबसे बड़ी गलती की थी, जब भारत ने अमेरिका द्वारा उसको अस्थायी सदस्य बनाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन भारत ने उसे ठुकराकर चीन का नाम प्रस्तावित किया। दूसरा, 1949 में भारत का जापान से दोस्ती को नामंजूर करना सबसे गलत फैसला था, क्योंकि भारत के ना कहने के बाद पाकिस्तान ने जापान के साथ हाथ मिलाया था, जिसका खामियाजा आज भी भारत को भुगतना पड़ रहा है। केतकर के अलावा इस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता तामियो तागा, पूर्व सीएम गेगोंग अपांग, जीरो से विधायक तागे ताकी, आरएसएस के चीफ ऑर्गेनाइजर प्रदीप जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। India had a cultural and economic influence on world affairs almost till 14th और 15th century. वेस्ट एशिया से लेकर आज के साउथ ईस्ट एशिया की सीमा तक इंडियन इन्फ्लुएंस हमें कल्चरली और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है। द यूनाइटेड स्टेट्स वांटेड इंडिया टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट. In fact, India proposed China's name. United States was ready to come open to support India on strategic and economic matters. Again, India refused. क्योंकि हम हमारी इंडिपेंडेंट और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के नाम पर इनफैक्ट वी स्टार्टेड अलाइनिंग विद द अदर पावर. अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में गुरुवार को 15वें यूनिफेस्ट का आयोजन किया गया। 8 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्ट में छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। समारोह में सेपा ईस्ट के विधायक सह खेल व युवा मामलों के चेयरमैन तापुक ताकू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ शिक्षा से ही बेरोजगारी को मिटाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बाल विवाह पर भी विस्तार से चर्चा की। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वेलफेयर के डीन ताशी काय ने बताया कि प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों के 4 ग्रुप बनाए गए हैं, जो खेल और कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। थैंक यू सो मच सर. No
हमको एजुकेट लेना बहुत ज़रूरी है। जो हमसे बहुत पहले जितना भी हमारा लीडर लोग था वो अनपढ़ लेके काफ़ी पॉलिसी प्रोग्राम को काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन आज देखा है बहुत लोग यंग लीडर बहुत एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। इसी इंस्टीट्यूशन से आपका जितना ब्यूरोक्रेट अच्छा लीडर निकलना चाहिए। मेरा तरफ से ये अपील होगा, हम अर्ली मैरिज नहीं करना है। अर्ली मैरिज से हमको बहुत काफ़ी आज हमारा यूथ जो जनरेशन है काफ़ी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि आप 10 पास नहीं हुआ, शादी हो गया, उसका बच्चा है, 12 पास नहीं हुआ, बच्चा है, पूरा फैमिली मेम्बर हमसे भी ज़्यादा बच्चा है, तो वो कितना कठिनाई से आपका अनएम्प्लॉयड कितना तकलीफ में जी रहा है। हम लोग अनएम्प्लॉयड आज अरुणाचल में इतना चिल्ला रहा है। अगर पॉपुलेशन का हिसाब हम कहा जाए तो दूसरा स्टेट से हमारा इंटर अरुणाचल का एक डिस्ट्रिक्ट का बराबर है, फिर भी आज अरुणाचल इतना अनएम्प्लॉयड है। The main objective of this university is to provide a great opportunity to the students to showcase their talents in sports and cultural activities, and even in the academic activities. The participants not from other college, but only from the Rajabandha University, from different departments. The UniFest, not the inter-college. It will be consisting of sports activities, cultural activities, and the literary activities. And the literary activities will be having debate competitions, elocutions, essay writings, and any other literary activities. Cultural, different types of dances, songs, musical instruments, playoffs, etc. Sports, footballs, volleyballs, table tennis, बैडमिंटन etc. तो ये थे डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ताई काई जी, और इनका ये मानना है कि इस यूनिफेस्ट के दौरान इन लोगों का एक कोशिश रहता है कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो टैलेंट्स है उसको एक शोकेस करें और अपना टैलेंट को उभारें। और उनका ये विचार है कि यहाँ के जितने भी विनर्स है या फिर जो भी इवेंट्स में जो भी कोई स्टूडेंट्स अगर सक्सेस रहता है, विनर्स रहता है, उन लोगों को एक मौका दिया जाता है जहाँ पर कि इंटर कॉलेज कंपटीशन जहाँ पर हो उन लोगों को भेजा जाए। कैमरामैन हितेश मोरंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। देश दुनिया सहित अरुणाचल प्रदेश में भी गुरुवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नाहरलगन के गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 1469 में हुआ था। उन्होंने 15 से 21 तक 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थान शामिल थे। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी ने हिंदुओं सहित सभी धर्मों के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।